हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश क्लास चल रही थी जिसमें आपकी बुक चल रही थी पहली वाली प्रोज। कौन चल रही थी? प्रोज। और प्रोज का ये आपका लास्ट चैप्टर है द हेरिटेज ऑफ इंडिया, जिसके राइटर हैं आपके ए.एल. वासम। इसमें हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था एक एक्सप्लेशन जो 4 के लिए केवल एक ही था। आज हम बताने जा रहे हैं एक्सप्रेशन आपको जो 3 एक्सप्रेशन के लिए एक ही है। यदि आपको ये एक्सप्रेशन याद हो जाता है तो आपके 3 एक्सप्रेशन कंप्लीट हो चुके हैं। इस चैप्टर में यही 2 इम्पोर्टेंट थे जो हमने आपको करा दिए हैं। वैसे आपको 7 एक्सप्रेशन याद हो चुके हैं, क्योंकि 4 आपके वो हो गए और 3 आपके ये हो गए। इस तरह से आपको 7 याद हो जाते हैं यदि आपको ये 2 याद हो जाते हैं तो। इसके बाद ये आपका लास्ट चैप्टर है, जिसके बाद ये आपकी बुक फिनिश हो जाएगी। तो चलते हैं एक्सप्रेशन की ओर। चैप्टर 5 द हेरिटेज ऑफ इंडिया। राइटर हैं जिसके ए.एल. वासम। क्लास 12 इंग्लिश प्रोज। ये आपका दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट हमने पिछली वीडियो में प्रोवाइड किया था आपको। पैसेज फॉर एक्सप्लेशंस, मतलब कि एक्सप्लेशन करने के लिए जो पैसेज हैं, देखो हमने आपको 3 पैसेज हैं आपके। यदि आपके इन तीनों में से कोई भी आता है तो आपको यही वाला एक्सप्लेशन करना है, जिसमें पहला है आपका हिंदू सिविलाइजेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि हम एक्सप्रेशन को पहचानें। जब तक हम पैसेज को पहचान नहीं पाएंगे हम उसे कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जब तक पहचान में नहीं आएगा हम उसका रेफरेंस नहीं लिख सकते हैं। क्योंकि रेफरेंस के लिए हमको 2 बातें याद होनी चाहिए, चैप्टर का नाम और राइटर का नाम। जब तक हमको चैप्टर का नाम और राइटर का नाम पता नहीं होगा हमारा एक्सप्रेशन बिल्कुल अधूरा है। और चैप्टर का नाम और राइटर का नाम कब लिख सकते हैं? जब हमको पैसेज पहचान में आ जाएगा। जब तक पैसेज पहचान में नहीं आएगा हम रेफरेंस नहीं लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमको पैसेज की पहचान होनी चाहिए। तो पैसेज की पहचान के लिए हम शुरू का वर्ड और अंत का वर्ड याद रख सकते हैं। जैसे हिंदू सिविलाइजेशन, ये शुरू का वर्ड हो गया। लास्ट वर्ड है ऑफ द वेस्ट। फिर है मच दैट, लास्ट वर्ड वी लॉस्ट। कास्ट इन वेनिसिंग, और लास्ट वर्ड है इसका वी लॉस्ट। तो इस तरह से ये आपके 3 पैसेज हैं जिसके लिए हमने एक ही एक्सप्लेशन लिखा है। यदि आपको ये एक्सप्लेशन याद हो जाता है तो आपको आपके 3 कंप्लीट हो जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपका रेफरेंस। क्या आता है? रेफरेंस। रेफरेंस में क्या होता है कि जो पैसेज आपको दिया हुआ है उसके राइटर का नाम क्या है और उसके चैप्टर का नाम क्या है। ये 2 बातें हमको याद होनी चाहिए। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं रेफरेंस। दीज लाइन्स, दीज मिस ये, लाइन्स मिस पंक्तियाँ, ये पंक्तियाँ हैव बीन टेकन ली गई हैं फ्रॉम द लेसन, नामक पाठ से ली गई हैं। मतलब कि ये पंक्तियाँ नामक पाठ से ली गई हैं। किससे? द हेरिटेज ऑफ इंडिया। द हेरिटेज ऑफ इंडिया नामक पाठ से ली गई हैं। देखो मैंने इसको अदर पेन से लिखा है क्योंकि मुझे पूरी तरह से पता था कि ये हमारा हेरिटेज ऑफ इंडिया का पैसेज है। और जब डाउट होता तो हम इसको सेम पेन से ही लिख सकते हैं। और जब पूरी तरह से कंफर्म हो तो या तो अदर पेन से लिखो या फिर उसे सेम पेन से लिखते हो तो उसको आपको डार्क करना पड़ेगा। ठीक है। रिटेन बाय ए.एल. वासम, जिसे किसने लिखा है? ए.एल. वासम ने लिखा है। तो ये है आपका रेफरेंस जो इस चैप्टर के लिए यही काम करेगा। भले इस चैप्टर का कोई सा भी पैसेज आ जाए आपको यही रेफरेंस लिखना है, क्योंकि एक चैप्टर के लिए एक ही रेफरेंस होता है। क्योंकि चैप्टर का नाम जब नहीं बदलता और राइटर का नाम नहीं बदलता है तो सेम ही होगा। दूसरा पॉइंट आता है आपका कॉन्टेक्स्ट। क्या आता है? कॉन्टेक्स्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम प्रसंग। प्रसंग का मतलब क्या होता है कि जो पैसेज दिया हुआ है आपको, जो पैसेज दिया हुआ है उसमें किसके बारे में बताया गया है, उसका जो मुख्य बिंदु है। मतलब कि आप उसे 2 बार पढ़ोगे अच्छी तरह से तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें किसके बारे में बताया गया है। क्योंकि जब कोई स्टोरी होती है, कहानी होती है, यदि हम उसको एक बार भी पढ़ लेते हैं तो हमको ये पता चल जाता है कि इसमें इसके बारे में बताया गया है। जैसे कि मैं आपको एक डेमो देख बताता हूँ कि
पेड़ पर एक कौवा बैठा था, उसकी चोंच में रोटी का टुकड़ा था। अचानक कहीं से एक लोमड़ी आई, उसने कहा कौवे से कि तुम्हारी आवाज़ बड़ी मीठी है, मैंने बहुत पहले तुम्हारा गाना सुना था और तुम्हारी आवाज़ इतनी मीठी है कि मेरा मन आपका गाना सुनने को कर रहा है। कौवा उसकी बात से सहमत हो गया। जब लोमड़ी ने उसकी तारीफ़ की और कौवे ने काँव काँव करना शुरू कर दिया और लोमड़ी उस टुकड़े को लेके वहाँ से भाग गई। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने जो आपको स्टोरी सुनाई, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, इसका प्रसंग क्या होगा, तो आप कहोगे कि एक चालाक लोमड़ी। मतलब कि इसमें किसके बारे में बताया गया है? एक चालाक लोमड़ी के बारे में बताया गया है। तो आपने कैसे कह दिया? क्योंकि आपने उस कहानी को सुना, उस बात को सुना, ताकि आपकी समझ में आ गया। सेम उसी प्रकार से आपको ये पैसेज भी 2 बार 3 बार बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है और आपकी समझ में आ जाएगा कि इस पैसेज में किसके बारे में बताया गया है, और उसी बात को आप उसमें लिख दो और आपका कॉन्टेक्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं इस कॉन्टेक्स्ट को। इन दीज लाइन्स मतलब कि इन पंक्तियों में, इन दीज लाइन्स इन पंक्तियों में द राइटर मिस लेखक सेज माने कहता है, इन पंक्तियों में लेखक कहता है दैट मिस की, इन पंक्तियों में लेखक कहता है कि देयर इज ए चेंज इन इंडिया, कि भारत में बदलाव है, भारत में बदलाव है। दिस चेंज टुक प्लेस आफ्टर फ्रीडम ऑफ इंडिया। दिस चेंज मतलब कि यह बदलाव, टुक प्लेस कब आया, मतलब कि इस बदलाव ने कब स्थान लिया, मतलब कब हुआ। आफ्टर फ्रीडम ऑफ इंडिया, भारत की स्वतंत्रता के बाद यह बदलाव शुरू हुआ। मतलब कि भारत में क्या थे? भारत में बदलाव था और भारत में बदलाव आया, और बदलाव कब आया? आफ्टर फ्रीडम ऑफ इंडिया, भारत की स्वतंत्रता के बाद। वी हैव यूज्ड आवर ट्रेडिशंस प्रॉपरली। वी हैव यूज्ड, हम प्रयोग करते थे, आवर ट्रेडिशन मतलब अपनी परंपराओं का, रीति रिवाजों का, प्रॉपरली ठीक प्रकार से, मतलब कि जो हमारी परंपरा थी, हमारी जो रीति रिवाज थी, हम उनका प्रयोग बड़े ठीक प्रकार से किया करते थे। आफ्टर फ्रीडम, स्वतंत्रता के बाद। वी हैड लेफ्ट दीज ट्रेडिशंस, हमने इन परंपराओं को छोड़ दिया। क्या हुआ? स्वतंत्रता के बाद हमने इन रीति रिवाजों को छोड़ दिया। बिकॉज, क्योंकि दीज वर नॉट यूजफुल फॉर अस, क्योंकि ये जो परंपराएं थीं हमारे लिए लाभदायक नहीं थी, मतलब कि हमारे लिए हानिकारक थी, इसीलिए हमने इनको छोड़ दिया। तो अब इस पैसेज में किसके बारे में बताया गया है? इस पैसेज में जो हमारे बदलाव हुए थे, बदलावों के बारे में बताया गया है। जो हमारी रीति रिवाजों में, परंपराओं में जो बदलाव हुए थे उसके बारे में बताया गया है कि बदलाव कब हुए थे और किस तरह से हुए थे और क्यों हुए थे। तो ये उस बारे में इसमें बताया गया है। अगला पॉइंट जो आता है आपका आता है एक्सप्लेनेशन। किसका आता है? एक्सप्लेनेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम व्याख्या। क्या बोलते हैं? व्याख्या। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, मतलब कि लेखक के अनुसार, देयर आर 2 इम्पोर्टेंट चेंजेस इन इंडिया। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार मुख्य रूप से 2 बदलाव हैं, 2 परिवर्तन हैं। क्या है? मुख्य रूप से देयर आर 2 इम्पोर्टेंट, 2 महत्वपूर्ण, चेंज माने परिवर्तन है या बदलाव है, इन इंडिया माने भारत में। तो भारत में मुख्य रूप से 2 परिवर्तन हैं। दीज चेंजेस, ये बदलाव, हैव कम टू आफ्टर फ्रीडम इन इंडिया, यह बदलाव भारत में स्वतंत्रता के बाद
आए। दीज चेंजेस, ये परिवर्तन हैड कम, आए टू आफ्टर फ्रीडम, स्वतंत्रता के बाद, इन इंडिया माने भारत में, एंड इन मॉडर्न इंडिया, और जो आधुनिक भारत है, जो आज का भारत है, द पीपुल डू नॉट फॉलो द कास्ट सिस्टम, जो आज का भारत है, द पीपुल डू नॉट, लोग फॉलो नहीं मानते हैं, लोग अनुसरण नहीं करते हैं, द कास्ट सिस्टम, जो जातिवाद है, आज के लोग जातिवाद को नहीं मानते हैं। मतलब आज वर्तमान में लोग जातिवाद को बहुत ही कम मानते हैं। पहले कभी जातिवाद को बहुत ज़्यादा माना जाता था कि ये नीची जाति का है, वो छोटी जाति का है, मंदिरों में बैठने का अधिकार नहीं था, ट्रेन में बैठने का अधिकार नहीं था छोटी जाति के लोगों को, और गांधी जी ने जो इन कुप्रथाओं को सबको ख़त्म किया है ना। तो द पीपुल डू नॉट फॉलो, लोग नहीं मानते हैं, द कास्ट सिस्टम, जातिवाद को अब नहीं मानते हैं। इट हैज़ बीन डिसअपीयरिंग फास्टली, यह बहुत तेज़ी से गायब हो रहा है। क्या हो रहा है? बहुत ही तेज़ी से, यह बहुत तेज़ी से, फास्टली डिसअपीयरिंग, गायब होता जा रहा है। क्या? जातिवाद। द प्रेजेंट जनरेशन इज फ्री फ्रॉम इवल इफेक्ट, जो वर्तमान जनरेशन है, जो वर्तमान पीढ़ी है हमारी, इज फ्री फ्रॉम, वह बिल्कुल स्वतंत्र है, इविल इफेक्ट, इस बुराई का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऑफ कास्ट सिस्टम, मतलब कि जातिवाद की जो बुराई है, जो आज की जनरेशन है, उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बिफोर इंडियन फॉलोज अवर फैमिली, पहले आदमी, पहले, बिफोर मीन्स पहले, इंडियंस माने भारतीय, फॉलोज अवर फैमिली, पहले भारतीय अपने परिवार के बारे में सोचता है, न कि जाति के बारे में, उसे अपना परिवार पालना है। दैट की इनफैक्ट माने वास्तव में, देयर इज़ ए कंप्लीट चेंज, वास्तव में ये पूर्ण रूप से एक बदलाव है, इन इंडिया, भारत में यह बदलाव पूर्ण रूप से है। कौन सा वाला? कास्ट वाला। यट फिर भी ही हैज़ लॉस्ट द ओल्ड कल्चर, फिर भी ही हैज़ लॉस्ट द ओल्ड कल्चर, जो पुरानी जो सभ्यता थी वो क्या हो चुकी है? वो ख़त्म हो चुकी है। इट्स ओल्ड कल्चर वुड नेवर डाई, इस प्रकार जो पुरानी जो सभ्यता है, संस्कृति है, वो नष्ट नहीं होगी, मतलब कि कम तो हो सकती है लेकिन वो नष्ट नहीं होगी। तो ये है आपका एक्सप्लेनेशन, जिसमें चेंजिंग के बारे में बताया गया है कि क्या परिवर्तन है, क्या बदलाव हैं, और सभ्यता के बारे में बताया गया है। तो हमने वही बातें इसमें लिखी हैं जो चैप्टर से संबंधित हैं और वो पैसेज से संबंधित हैं। जो बातें इस एक्सप्लेनेशन में आई हैं वो बातें सब आपकी तीनों पैसेज में मिक्स हैं। कोई ये नहीं कह सकता है कि ये आपका इनकरेक्ट है, कि ये आपका इस चैप्टर का नहीं है या फिर इस पैसेज का नहीं है। आप बुक से मैच कर सकते हो। सारी बातें हमने इसी में से ली हैं। हो सकता है कि किसी पैसेज की कम हो, किसी की ज़्यादा हो, लेकिन तीनों पैसेज का मैटर इसमें आपको मिलेगा। इसीलिए ये जो एक्सप्लेनेशन है आपका तीनों के लिए काम करेगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि यदि आप प्रत्येक चैप्टर के जितने भी एक्सप्लेनेशन है आप सबको याद करोगे तो एक चैप्टर में कम से कम 10 तो होते ही हैं, और आपके 5 चैप्टर हैं तो आपके 50 हो गए। कितने हो गए? 50। आपको 50 एक्सप्रेशन याद करने पड़ेंगे, और यदि आप 50 एक्सप्रेशन याद करोगे तो मान लीजिए आपने जितनी भी बुक हैं आपने सारी बुक याद कर ली, क्योंकि 50 एक्सप्लेनेशन सारी बुकों में नहीं बैठेंगे मिलाकर। अगर आप इस हिसाब से चलोगे तो आपकी तैयारी भी पूरी हो जाएगी और आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे और आप लिख भी बहुत अच्छा लोगे, क्योंकि हमने बहुत ही इजी सेंटेंस लिए हैं ताकि आपकी समझ में बहुत ही आसानी से आ जाएं। यदि आपको वीडियो पसंद आए
तो लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।